नमस्कार, प्रभा साक्षी के साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। ये सप्ताह अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से राजनीति पर केंद्रित रहा, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव आए जी। बंगाल पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। बंगाल में बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की, 200+ सीट्स बीजेपी के खाते में आए। जी। चुनावी नतीजों के गुनागणित निकाले जा रहे हैं, कैसे क्या, किसका पलड़ा कब कहाँ किस तरीके से भारी हुआ, कहाँ ममता कमजोर पड़ी, ये तमाम बातें कही जा रही है। असम में भी बीजेपी ने कमाल कर दिया और अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार किया और एनडीए 100+ गई। जी। तमिलनाडु में नई पार्टी जो उभार ली विजय के नेतृत्व में, और सरकार बनती है नहीं बनती है, क्योंकि हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक विजय अभी भी बहुमत का आंकड़ा जुगाड़ कर रहे हैं। जी। केरल में कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई, लेकिन सर सबसे ज़्यादा जो चर्चा रही वो बंगाल की रही, और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। जी। बसवराज बोम्मई, मनीष शाह हो, पेमा खांडू हो, हिमंत बिश्व शर्मा हो, सम्राट चौधरी हो, जी। इनके बाद बीजेपी के वो मुख्यमंत्री हैं जो गैर भाजपाई पृष्ठभूमि से आते हैं। जी। लेकिन बंगाल में अगर देखा जाए, अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बन के गए हैं जी। और तमाम जो चीज़ें कही जाती है, अब पर्दे के पीछे क्या होता है, लेकिन सामने जो कही जाती है कि विधायक दल की बैठक हुई, शुभेंदु अधिकारी उसमें नेता चुने गए। लेकिन जब बंगाल में शपथ ग्रहण हो गया, भाजपा के लिए आगे आने वाली चुनौतियां क्या रहेंगी, इसलिए भी ये मायने रखता है क्योंकि विधायक दल की बैठक के बाद अमित शाह ने लगभग आधा घंटा का संबोधन भी दिया और एक खाका जिसको रखा जाता है वो रखने की भी कोशिश की। जी, देखिए, अभी एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बंगाल में जो चुनौतियां नई सरकार के सामने हैं वो हैं कि जो वादे चुनाव के दौरान किए गए थे उनको पूरा करना है, और उनसे पहले ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, क्योंकि हमने देखा कि चुनाव के बाद जो राजनीतिक हिंसा हुई उसमें 3-4 लोग मारे गए हैं। कुछ राजनीतिक दलों के कार्यालयों में तोड़फोड़ की भी खबरें आई हैं बंगाल के विभिन्न हिस्सों से, और जांच वाच तो कर रही है पुलिस। लेकिन जो ये माना जा रहा था कि इस बार जैसे चुनाव शांतिपूर्ण, लगभग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया था, तो लग रहा था कि चुनाव बाद हिंसा नहीं होगी, लेकिन हिंसा हुई और 3-4 लोगों को बताया जा रहा है कि जान भी गंवानी पड़ी। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है अगर एक भी जान जाती है तो। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की निर्ममता के साथ हत्या की गई, सुनियोजित तरीके से हत्या की जो बात कही जा रही है शार्प शूटरों के माध्यम से, तो ये दिख रहा है कि बंगाल का जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो राजनीति का जो रक्त रंजित इतिहास है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो उस इतिहास से, उस काले इतिहास से पीछा छुड़ाना होगा। एक कानून व्यवस्था को बेहतर करके एक ऐसा शासन देना होगा जिसमें जनता निर्भयता के साथ अपनी दैनिक जीवन को जी सके, अपने मन मुताबिक काम कर सके। अभी आप पहले सीएम को ये कहते हुए सुना होगा आपने कि 7-8 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं जाएं, तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो स्थिति आ रही है। मैं कुछ वीडियोस में पिछले 3-4 दिन से लगातार मैं बंगाल के वीडियोस ही रात को देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया सारी चीज़ें नहीं दिखाता है। सोशल मीडिया पे आप रिकॉर्ड करके खुद भी डाल सकते हैं। तो जो लोगों ने जो वीडियो डाले हैं, जिसमें मैं देख रहा था कि ख़ासतौर पर जो बच्चियाँ हैं उनके जो वीडियो हैं उसमें वो कह रही हैं कि एक तो खुलेआम रात को भी वो स्कूटी पे निकल रही हैं या बीजेपी का या हमारा जो तिरंगा वो लहराते हुए निकल रही हैं। और ख़ासतौर पर एक लड़की थी, वो शाम को कुछ लड़कियों के साथ एक मोहल्ले में ऐसे जा रही हैं, उस वीडियो में था ऐसे जा रही हैं, और उन्होंने स्थानीय भाषा का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि ना, अब हम भी बीजेपी के राज में, अब हम भी लौंडों की तरह रात को घूम सकते हैं, शाम को घूम सकते हैं। ये एक बदलाव, कॉन्फिडेंस जो आ गया है खासतौर पे बच्चियों में, महिलाओं में, ये दिख रहा है कि अभी जब ये वीडियो शायद बना होगा, शायद तब तक तो कमान भी नहीं आई थी शुभेंदु अधिकारी के हाथ में, लेकिन राज बदल गया तो जैसे पूरा माहौल बदल गया। तो ये एक आत्मविश्वास, आज पश्चिम बंगाल की आधी आबादी के मन में जो आत्मविश्वास आया है अपनी सुरक्षा को लेकर,
उस विश्वास को कायम रखना इस नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और जैसा कि शुभेंदु अधिकारी चुनाव के दौरान भी कहते रहे कि वो योगी मॉडल फॉलो करेंगे, वो हिमंत बिस्वा शर्मा मॉडल फॉलो करेंगे, तो देखना होगा कि वो उस वादे पर कितना आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपने महिलाओं का जिक्र किया, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कई वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसे चल रहे हैं जहाँ लड़कियाँ बोल रही हैं कि अब हमें आज़ादी मिली है। जी। लड़कियों का ये कहना था कि अगर टीएमसी के लोगों ने मुझे पसंद कर लिया जी, तो इनकार का कोई चांस नहीं था। या तो आप जान गवाओ, इज्जत गवाओ, परिवार को गवाओ जी, या फिर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो जी। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर ऊपर जो भी दिखता हो, लेकिन अंदर से टीएमसी कल्चर ने किस तरीके से बंगाल को एक तरीके से बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया था। जी, और ये जो आपने कहा ये एग्जैक्ट यही संदेश खाली में हुआ था ना। संदेश खाली की महिलाओं ने क्या कहा था मीडिया से और जो जांचकर्ताओं से, यही कहा था ना कि टीएमसी के लोग उनके घर में आते थे और जब पुरुष रोकते थे तो पुरुषों को कहा जाता था कि ये बहन होगी आपकी, ये पत्नी होगी आपकी, लेकिन ये हमारे लिए है। तो लेकिन ये इस तरीके की बातें, इस तरीके का कल्चर था वहाँ पर। अब मैं घर में भी वही हुआ है जी। और एक वीडियो में देख रहा था, मतलब वो वीडियो देख के कोई भी भावुक हो जाएगा कि चलिए एक पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार को अगर आप एक बार को साइड भी रख दें, एक स्कूल का एक वीडियो देखा मैंने। उस स्कूल को जब कल बीजेपी की जीत के बाद जब खोला गया तो बच्चे ऐसे भागे वहाँ पर अंदर कि जैसे उनको पूरा सारा जहां मिल गया हो। छोटे छोटे बच्चे जिनके स्कूल पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था, उस क्लास में जाकर बंगाली भाषा में, क्योंकि जो अध्यापिका हैं वो बोल रही थी, तो उतना मुझे वो समझ में आया कि क्लास पे जो बोर्ड था उसमें सन 24 में कोई लास्ट क्लास रही होगी उनकी, तो वो उसमें डेट लिखी हुई थी। कह रही थी, उन्होंने दिखाया कि 24 में यहाँ लास्ट क्लास थी और उसके बाद से इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो अब स्कूल में बच्चों की जो होता है ना कि एक खुला सा मैदान मिल जाए, अपनी क्लास में आ जाए, तो क्या जो उछल कूद बच्चों की एक अलग ही दुनिया होती है। वो देखिए मंदिर वाला जी, तो जहाँ पे आपको स्कूल बनाकर देने चाहिए थे वहाँ आपने ताला जड़ दिया था। वो बच्चों के मन में क्या पीड़ा रही होगी और वो बच्चे किस भाव के साथ बड़े हो रहे हैं और ये क्या उन्होंने देखा। आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन असल में आप क्या कर रहे थे ये अब आकर दिख रहा है। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि बंगाल का क्या हाल बना रखा था। आपने सही कहा कि मंदिर में, जिस मंदिर के लिए खोलने के लिए अदालत की अनुमति आ गई थी, उसके लिए आपने कहा कि यहाँ पर तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। अब आज देखिए मंदिर खुल गया है, पूजा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो सब कुछ बड़े सामान्य ढंग से चल रहा है, लेकिन आपने एक डर का माहौल बना रखा था, भय का माहौल बना रखा था। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले, कुछ जगहों पर हमने देखे वीडियो की पूजा नहीं करने दी जाती थी। एक ही वर्ग के लोग अपनी आस्था वहाँ पे प्रकट कर सकते थे, दूसरे लोगों को पूजा नहीं करने दी जाती, धमकाया जाता था कि धर्म परिवर्तन के लिए बोला जाता था, इस तरीके की बातें कही जाती थी। तो ये सबने देखा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से क्या हाल हो गया था। और पश्चिम बंगाल की जो वीडियोस हैं वो आप देखकर सोशल मीडिया पे सब लोग देख ही रहे होंगे। ये देखकर ये सबको एहसास हो रहा होगा कि कितनी बड़ी आज़ादी मिली है। सत्ता परिवर्तन पहले भी हुए हैं, राज्यों में हुए हैं, केंद्र में हुए हैं, लेकिन परिवर्तन के बाद जनता का ऐसा उत्साह, जनता को जैसे आज़ादी मिल गई हो इस तरीके का, और हर वर्ग की जनता का, ये दिखाता है कि कितना जो पश्चिम बंगाल में कितना पीड़ा का एक शासन था, कितना वहाँ पर अत्याचारी एक तरह से शासन था जिसको जनता ने उखाड़ फेंका है। और ये जो लोग इसको वोट चोरी की संज्ञा दे रहे हैं या तमाम तरीके के दूसरे तरीके के आरोप लगा रहे हैं, उनको जनता के जो वीडियोज़ हैं ना वो खुद देखने चाहिए, उनके चेहरे के भावों को पढ़ना चाहिए। आधी रात को अब आप देखिए कि किस तरीके से लोग गाड़ी में तिरंगा लेके निकल रहे हैं, जय श्री राम के नारे गुंजायमान हो रहे हैं, और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जनता ने ये दिखाया है कि हमने ये बदलाव किया है। कोई इसमें ईवीएम की छेड़छाड़ी नहीं है, कोई इसमें एसआईआर का रोल नहीं है, कोई इसमें दूसरा कोई झोल नहीं है, ये हमने किया है क्योंकि हम त्रस्त हो चुके थे। नहीं, एक चीज़ और है सर, बहुत सारे रील्स वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, एक भी ऐसा वीडियो नहीं आया जिसमें लोग सामने आकर कहें कि हमारे यहाँ तो टीएमसी जीत रही थी जी, यहाँ ये हुआ, यहाँ होता है जी। अगर आज भी किसी और राज्य में चुनाव होते हैं तो उस पार्टी के कार्यकर्ता सामने आते हैं कि नहीं हमारे यहाँ धांधली हो गई जी। नेता बोल रहे हैं, ऊपर से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, चाहे जो बोले, लेकिन जनता ने कहीं भी आकर एक शब्द ये नहीं कहा कि हमारे वोट
गलत जगह डलवाए गए या जो भी हुआ, जी। ये कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ जो आप एक तरीके से देख लीजिए कि इस बात की जो बार बार चर्चा होती है कि भाई कैश डिलीवरी, आप कैश अगर दे रहे हो तो आपकी जीतने की संभावना, ममता बनर्जी 1500 रुपये कैश दे रही थी जी और बीजेपी ने 3000 का वादा किया था। जी। बावजूद इसके बीजेपी ने जीता, इसलिए जीता क्योंकि लोग कहीं ना कहीं एक परिवर्तन तो चाह ही रहे थे ना। जी, और 1500 रुपये लेकर अगर असुरक्षा का भाव मन में हो तो आदमी को कोई नहीं कह रहा है कि हमें 3000 रुपये चाहिए अभी। जी। और कई ऐसे वीडियोस भी देखे हमने जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमको मोदी से कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा धर्म चाहिए था, वो मिल गया। और ये जो बात सिर्फ बीजेपी की जीत के नहीं है, आप देखिए कि दूसरी पार्टियां कितनी खुश हो रही हैं। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस और सीपीएम के लोग अपने उन कार्यालयों को अब खोल पा रहे हैं जो उसको टीएमसी के शासन के दौरान बंद कर दिया गया था। तो कांग्रेस के लोग भी 15 साल बाद अपने ऑफिस खोल रहे हैं, सीपीएम के सीपीआई के लोग भी अपने 15 साल बाद ऑफिस खोल रहे हैं तमाम जो दूर दराज क्षेत्रों में, क्योंकि टीएमसी ने उनको भी बंद करा दिया था। तो अब असल में वहाँ पर लोकतंत्र आया है। लोकतंत्र के नाम पर वहाँ पर अभी तक एक परिवार का तंत्र चल रहा था, एक जो सिंडिकेट था, जो टोलाबाजी, ये झपलेबाजी घपलेबाजी जो चल रही थी। देखते थे आपकी तमाम मंत्रियों के यहाँ छापे पड़ते थे, नोटों के जो गड्डियाँ हैं उसके बड़े बड़े पहाड़ से सामने आते थे जब टीवी पर दिखाया जाता था। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में, और आप वहाँ के युवाओं की नाराजगी क्यों थी इस शासन के खिलाफ, कौन सी ऐसी परीक्षा थी जिसमें घोटाला नहीं हुआ। प्रश्न पत्र कभी लीक हो जाते थे, कभी वो भर्ती में घोटाला हो गया, हर चीज में तो भ्रष्टाचार। हर मामला सुप्रीम कोर्ट से डील थोड़ी होता है, सरकार जी वहाँ पर रहती है तो और आपने जांच एजेंसियों के कार्यों में बाधा। अब वहाँ पे मैं देख रहा था कि वो ममता बनर्जी के घर के आगे लोग बाइक से भी जा रहे हैं, मान लीजिए उसमें भी जा रहे हैं अपने, तो स्थानीय भाषा में एक गाना रिकॉर्ड करके, तो मैं 2-4 उसके शब्द ही सुन पाया। उसमें फाइल चोर, भाईपो चोर, ऐसा कुछ करके वो गाना बजाते उसके उनके घर के आगे से जा रहे हैं कि फाइल चोर इस तरीके का। अब देखिए महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ। जी, तो ये आपने जैसा किया है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, ये एक सामान्य सा एक नियम है। तो लेकिन अब जैसा कि बीजेपी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला है कि ये बदले का नहीं बदलाव का चुनाव था, तो बदलाव हो चुका है। और पश्चिम बंगाल में जो ज़मीनी स्थिति है उसमें बदलाव कैसे लाया जाए, तो हम चुनौतियों की जो बात कर रहे थे उसमें पहली चुनौती लॉ एंड ऑर्डर की ही है। दूसरी चुनौती होगी कि क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो खजाना है वो लगभग खाली हो चुका होगा, उस खजाने में किस तरीके से राजस्व बढ़ाया जाए, किस तरीके से निवेश लाया जाए, किस तरीके से केंद्र, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार बार बार बीजेपी कहती, तो क्या केंद्र कितनी मदद करता है, जो वादे किए गए हैं उसको कैसे धरातल पर उतारा जाएगा, ये सब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता, आपने अभी थोड़ी देर पहले ठीक ही कहा कि 3000 की बात नहीं कर रहे, तो पश्चिम बंगाल की जनता अभी ये नहीं कह रही कि आप वादे तुरंत पूरे कर दीजिए। एक माहौल जो बदला है, अभी जनता उसका आनंद ले रही है, अभी उस आज़ादी का आनंद ले रही है, अभी आज़ादी की हवा में सांस ले रही है। तो थोड़ा सा जब वो उससे थोड़ा सा बाहर निकलेगी तब वो अपने आप से भी पूछेगी भैया आपने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ। लेकिन सर ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? ममता बनर्जी 2029 का स्क्रिप्ट लिख रही हैं। ममता बनर्जी एक तरीके से हारने के बाद भी दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि कम से कम यहाँ तो सत्ता चली गई लेकिन दिल्ली में मैं स्ट्रांग बनी रहूँ, मोदी के खिलाफ एक चेहरा बड़ी बनी रहूँ जी, इसलिए वो चीज़ें कर रही हैं कि मैं रिजिग्नेशन नहीं दूंगी। वो ठीक है, प्रोफाइल भी उन्होंने बदला तो फॉर्मर सीएम वहाँ पर नहीं है जी। तो ममता बनर्जी क्या संदेश देना चाहती है? और इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से उनके साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है, भले कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हैं लेकिन राहुल गांधी खुश नहीं है जी, तो उनके साथ खड़े होते सब दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या संदेश जाता है खास करके 2029 को? देखिए 2029 का जो चुनाव है, मुझे नहीं लगता कि अब ममता बनर्जी के पास कुछ ज़्यादा कुछ बचा है, क्योंकि वो कोई भी पटकथा लिखे लेकिन उनकी पटकथाओं का पटाक्षेप हो चुका है। आप याद कीजिए कि पश्चिम बंगाल में जब उन्होंने वामपंथियों का शासन उखाड़ के फेंका था तो धीरे धीरे वामपंथी समाप्त हो गए और अब उनकी शायद एक सीट आई है। हाँ एक सीट आई, पिछली बार वो एक भी नहीं थी। और ये समय है कांग्रेस के लिए वापस अपने उभार का, ताकि एक वहाँ पर एक मजबूत विकल्प बन सके। अभी कांग्रेस की इस बार 2 सीटें आई हैं तो वो भी थोड़ा सा मेहनत करे तो एक बीजेपी से मुकाबले करके एक विपक्ष की भूमिका में वहाँ पे आ सकती है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी,
टीएमसी से हाथ मिलाकर। टीएमसी के खिलाफ नकारात्मक माहौल है और आपने ऐसी छवि वाली पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है, तो अब वो आपकी जो 2 विधायक हैं वो कल भी आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक मौका था राहुल गांधी के पास पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने का, लेकिन उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया। जो स्टैंड आपने चुनाव के दौरान लिया था वही आपको स्टैंड चुनाव के बाद भी रखना चाहिए जी। तो ये आपने अपनी एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक स्पेस था आपके पास वहाँ पर, क्योंकि उस पार्टी को जनता नकार चुकी है, इतनी बुरी तरह नकारा है, तो आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपने आप उनके साथ बैठ गए। तो ये एक बहुत बड़ा जहाँ साथ थे वहाँ आप साथ छोड़ गए। तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं जी। तो देखिए तमिलनाडु में तो जो कुछ हुआ है उसके लिए अब कांग्रेस को डीएमके ने विश्वासघाती कह दिया है, और कांग्रेस ने डीएमके के साथ पहले भी विश्वासघात किया है जब उनकी सरकार बर्खास्त की गई थी, जब राज्य में करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त किया गया था एक बार कांग्रेस के शासन में। मैं कहीं पढ़ रहा था 2004 के चुनाव में अगर डीएमके नहीं होती तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। बिल्कुल। और उस समय डीएमके ने पाला बदला था, बाहर किया गया था बीजेपी गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, और तब वो कांग्रेस के साथ गई थी। जी बिल्कुल। तो ये अटल जी की सरकार में डीएमके शामिल थी, तो उस समय अगर ये साथ नहीं आए होते तो इनकी सरकार नहीं बनती। दूसरा, लगभग आप समझिए कि लगभग 2 दशक से ये लोग साथ थे। अचानक से आप को लगता है कि विजय सरकार बनाएगा तो हम उनके साथ चले जाते हैं। अब विजय तो सरकार नहीं बना पा रहे हैं, बड़ा दिक्कत आ रही है। अब पता नहीं बना पाएंगे। जब तक रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर नहीं बना पाए तो आप तो फिर से आपका यहाँ भी निर्णय गलत साबित हो गया। आपके जो तमिलनाडु के नेता हैं, चाहे मणिशंकर अय्यर हों, चाहे और नेता हों, वो भी इस निर्णय को गलत बता रहे हैं। तो ये अपरिपक्व फैसले ले कौन रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे से तो उम्मीद नहीं की जाती कि ऐसे वो अपरिपक्व फैसले ले रहे होंगे। खिलाफ थे, जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि वो बिल्कुल खिलाफ थे, पीछे दमरम में बिल्कुल खिलाफ थे कि डीएमके के साथ हमें अलग नहीं होना चाहिए। जी। तो ऐसे जो परिपक्व नेता हैं उनसे ऐसे अपरिपक्व फैसलों की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये अपरिपक्वता दिखा कौन रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्यों हर बार ऐसे ही अपरिपक्व नेता की बात पार्टी में मान ली जाती है? क्यों उनको समझाने का प्रयत्न नहीं किया जाता? और क्या समझाने का प्रयत्न किया जाता है तो वो अपरिपक्व नेता सुनते नहीं हैं? तो ये यानी कि ये तो दिखाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी में आंतरिक जो लोकतंत्र है वो है नहीं, सिर्फ जो हेड ऑफ द फैमिली ने कह दिया भाई वही चलेगा। तो वो दिख रहा है कि कांग्रेस लगातार, आप देखिए कि जहाँ पर उसके लिए मौका बन सकता है वहाँ पर मौका नहीं ले रही है, गलत कदम उठा रही है, लगातार गलत कदम उठा रही है। और इससे आप ये दिखाना चाहें कि भाई हम तो एंटी मोदी हैं या एंटी बीजेपी हैं, एंटी आरएसएस हैं, इस तरीके की बात आप दिखा भले लें, लेकिन इससे आप अपनी पार्टी को नुकसान पहुँचवा रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। केरल में क्या होगा? केरल में देखिए कांग्रेस की सरकार बन रही है। देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए और 3 राज्यों में बड़ी आसानी से सीएम हो गया, चौथे में क्योंकि नंबर्स नहीं है, तो नंबर्स का तो हमारा लोकतंत्र नंबरों का ही गेम है, तो ये नंबर वहाँ पे डिसाइड होंगे कौन क्या सरकार बनाएगा। लेकिन जो केरलम है वहाँ तो बिल्कुल जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया, उसके बावजूद इतनी खींचतान। और ये जो राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हिमाचल छत्तीसगढ़ में हुआ, कर्नाटक में हुआ, वो उसका कंटिन्यूएशन है ना? जी जी बिल्कुल वही स्थिति वहाँ पे बनती दिख रही है। और इसके लिए दोषी कांग्रेस का नेतृत्व ही है। अगर आपने जो आपके दिल्ली में बैठे नेता हैं, जब आप उनको सीधा स्टेट में वहीं पे ले आके उतार देंगे हेलीकॉप्टर से कि भैया आप संभालिए, तो ये तो गलत है। जिस आदमी ने, जब वी डी सतीशन ने वहाँ 5 साल संघर्ष किया, विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, सीपीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे, चाहे सबरीमला में सोना चोरी का मुद्दा हो, चाहे अन्य तमाम मुद्दे हों, उसमें जो वामपंथी सरकार थी उसको घेरा और आखिरकार वो चुनावी सफलता तक अपनी पार्टी को पहुंचाने में भी सफल रहे। तो जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया, बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को संघर्ष का इनाम दिया ना, वहाँ पर आप देखिए कि जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पर व्यक्ति संघर्ष करता है विपक्ष में रहकर, उसको आखिरकार कमान मिलती है। तो वी डी सतीशन को देना चाहिए। के.सी. वेणुगोपाल केंद्र में राजनीति कर रहे हैं, तो केंद्र में जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है उसको लगता है कि यार राज्य में मेरे लिए संभावना बन रही है तो मैं वहाँ भी चला जाऊँ, फिर जब मुझे यहाँ संभावना लगे तो मैं यहाँ आ जाऊँ, तो फिर तो नीचे का तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल। वो तो उनका इससे मोरल डाउन होता है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। तो ये था चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्ष्य के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।